India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जन स्वराज पार्टी की याचिका, कहा जनता ने आपको नकार दिया, कोर्ट का इस्तेमाल ना करें, हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के गर्भपात की दी अनुमति, कोर्ट ने कहा नाबालिग को गर्भपात का अधिकार है, नाबालिग लड़की की प्रजनन स्वायत्तता का महत्व दिया गया। चरागा भूमि का आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स के पक्ष में सुनाया फैसला, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज, राज्य सरकार को नए सिरे से निर्णय लेने को कहा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अलका लांबा की याचिका की खारिज, मजिस्ट्रेट कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश को रखा बरकरार, अलका लांबा को पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की का है आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. हफ्ते की नाबालिग लड़की को गर्भपात की इजाजत दे दी हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अदालत किसी महिला को, खास तौर पर नाबालिग लड़की को, उसकी मर्जी के बिना गर्भ व्यवस्था को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसे मामले की सुनवाई के दौरान आई जिसमें एक 17 साल की नाबालिग लड़की रिलेशनशिप में रहने की वजह से गर्भवती हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जेजे हॉस्पिटल को आदेश दिया कि वह सभी जरूरी एहतियात रखते हुए लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने नाबालिग बच्ची को गर्भपात की इजाजत देते हुए कहा कि पहली नजर में यह प्रेगनेंसी इसलिए अवैध है क्योंकि लड़की उस वक्त बालिग नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह मामला मर्जी के साथ में रहने या यौन शोषण का नहीं, बल्कि अहम बात यह है कि लड़की खुद इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रजनन से जुड़े मामले में उसका फैसला सबसे ज्यादा एहतियात रखता है। कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए यह फैसला लेना आसान नहीं है कि एक अजन्मे बच्चे या उसे जन्म देने वाली महिला में से हम किसका अधिकार चुनें, लेकिन हम क्या करें, हम लड़की को उसकी मर्जी के बिना प्रेगनेंसी जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। मामले के मुख्य बिंदु है जिसमें नाबालिग लड़की ने गर्भ व्यवस्था को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि गर्भवती नाबालिग लड़की की प्रजनन स्वायत्तता को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने मुंबई के जेजे अस्पताल को गर्भ समाप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया, जबकि आवश्यक चिकित्सा सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान कहा, यह भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वह भी एक जीवन होगा। फिर एक और सवाल है कि अगर वह 24 सप्ताह में गर्भपात करवा सकती तो 30 सप्ताह में क्यों नहीं। अतः वह गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती। मुख्य बात यह है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, यही समस्या है। इस फैसले का महत्व यह है कि यह नाबालिग लड़कियों के अधिकारों और उनकी प्रजनन स्वायत्तता को मान्यता देता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, खासकर जब वह नाबालिग हो। यह फैसला उन नाबालिग लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है जो अवांछित गर्भ व्यवस्था का सामना कर रही हैं।
सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह आदेश प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों को मंजूरी देने के मानदंडों को संशोधित करता है। याचिकाकर्ता एक निजी शैक्षिक संस्थानों का संघ ने तर्क दिया है कि यह आदेश आरटीई अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है। उनका कहना है कि आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षकों की संख्या प्रत्येक कक्षा विभाग के लिए तय की गई है, न कि प्रत्येक खंड के लिए। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, यह शक्ति केवल भारत सरकार के पास है। आरटीई अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे को अपने निकट के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विवाद इस बात पर है कि शिक्षकों की संख्या कैसे निर्धारित की जाए। आरटीई अधिनियम के तहत 1 से 5वीं कक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 40/1 है, जबकि 6 से 8वीं कक्षा के लिए अनुपात 35:1 है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार का आदेश इस अनुपात को बदल देता है और इसके परिणाम स्वरूप कई स्कूलों में केवल एक शिक्षक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा आयोग को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले को 2016 के एक लंबित मामले के साथ जोड़ देगा, जिसमें आरटीई अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात की व्याख्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और इसका शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें, इस पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार का आदेश इस अनुपात को बदल देता है और इसके परिणाम स्वरूप कई स्कूलों में केवल एक शिक्षक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा आयुक्त को नोटिस जारी किया है कि अब उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले को 2016 के एक लंबित मामले के साथ जोड़ देगा, जिसमें आरटीई अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात की व्याख्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और इसका शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें, सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है और यह आदेश प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों को मंजूरी देने के मानदंडों को संशोधित करता है। याचिकाकर्ता एक निजी शैक्षिक संस्थानों का संघ ने तर्क दिया है कि यह आदेश आरटीई अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है। उनका कहना है कि आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षकों की संख्या प्रत्येक कक्षा विभाग के लिए तय की गई है, न कि प्रत्येक खंड के लिए। वहीं याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि राज्य सरकार के पास अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति नहीं है और यह शक्ति केवल भारत सरकार के पास है। वहीं आरटीई अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे को अपने निकट के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विवाद इस बात पर है कि शिक्षकों की संख्या कैसे निर्धारित की जाए। आरटीई अधिनियम के तहत 1 से 5वीं कक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 40/1 है, जबकि 6 से 8वीं कक्षा के लिए अनुपात 35:1 है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार का आदेश इस अनुपात को बदल देता है और इसके परिणाम स्वरूप कई स्कूलों में केवल एक शिक्षक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा आयुक्त को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस मामले को 2016 के एक लंबित मामले के साथ जोड़ देगा, जिसमें आरटीई अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात की व्याख्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि आरटीई एक्ट के प्रावधान कैसे गरीब बच्चों को फायदा पहुंचाती है। आज मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई एक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट करता है। आरटीई एक्ट 2009 एक कानून है जो हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का हक देता है। इस एक्ट के अंदर प्राइवेट एडेड स्कूल्स को अपनी टोटल सीट्स में से 25% सीट्स क्लास 1 से क्लास 8 तक रिजर्व करनी होती है इकोनॉमिकली वीकर और डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे फ्री एडमिशन्स, बुक्स, यूनिफॉर्म्स और बेसिक फैसिलिटीज के साथ पढ़ सकते हैं, जिससे उनका फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिनेश भिवाजी अष्टीकर वॉज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स में कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स को 25% ईवीएस कोटा के लिए बाइंडिंग रूल्स बनाना जरूरी है और ये कोटा पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि वीकर स्टूडेंट्स को असली एजुकेशन का मौका मिल सके। ओवरऑल आरटीई एक्ट इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करता है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को पॉवर्टी से निकलने में मदद करता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सहकारी आवास समितियों के मामलों में जब समिति निर्णय लेने से इनकार करती है या मामला लंबित रखती है तो कानून के तहत गठित प्राधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला मुंबई की मालाबार हाउस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड से जुड़ा है, जहां फ्लैट मालिकों को सदस्यता देने में देरी हो रही थी। फ्लैट मालिकों ने सोसाइटी से संपर्क किया, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो उन्होंने महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार केस से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने सदस्यता देने का आदेश दिया, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सहकारी समिति को अपने मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यदि कोई समिति निर्णय लेने से इनकार करती है या मामले को लंबित रखती है तो सरकारी प्राधिकरण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने पहले सोसाइटी के अधिकृत अधिकार से संपर्क किया था और जब उन्होंने निर्णय लेने से इनकार कर दिया तो अपीलकर्ताओं ने कानून के तहत उपलब्ध अपील और संशोधन के वैधानिक उपायों का सहारा लिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का तर्क कायम नहीं होता है और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के आदेश को जायज ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें अडानी पोर्ट्स को आवंटित 108 हेक्टेयर चारागाह भूमि को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेश बिना सुनवाई के पारित किए गए थे, जो प्रक्रिया को अस्थिर बनाता है। 2005 में गुजरात सरकार ने नवीनल गांव में 231 हेक्टेयर चारागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी। इस आवंटन के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने जनहित याचिका दायर की थी, क्योंकि इसमें पशु निर्भर ग्रामीणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 2014 में हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का निर्देश दिया था। हालांकि जब वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं की गई तो राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की और 2024 में हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को इस मुद्दे का समाधान खोजने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 108 हेक्टेयर भूमि को वापस लेने का निर्णय लिया और 4 जुलाई 2024 को एक आदेश पारित किया। अडानी पोर्ट्स ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 10 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर मिले।
2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए लोग कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, जनता ने आपको नकार दिया है और फिर आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को मिले वोट मिले पर भी पूछा कि आपको कितने वोट मिले। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। फिलहाल कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी को हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद जन स्वराज पार्टी ने याचिका वापस ली। जन स्वराज के वकील सीयू सिंह ने कहा कि जो राज्य गरीब है और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, या ही पॉलिसी मैटर था, उसने चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे डाले। आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया है कि 15,000, 1600, 600 करोड़ रुपए चुनाव के दौरान ट्रांसफर किए गए। याचिका में कहा गया कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने गैर कानूनी तरीके अपनाए, इसलिए चुनाव रद्द कर दोबारा कराए जाए। याचिका में कहा गया था कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तब महिला वोटरों को 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। उस वक्त ऐसे कदम को गैर कानूनी माना जाए। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर मयंक भाकुनी जी। क्या जानकारी है आपके पास? धन्यवाद अंकिता जी। आज सुबह से ही मैं इस सुप्रीम कोर्ट की साइट पे ये केस देख रहा था, जहाँ पे मुझे पता चला कि प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज पार्टी है उसका रिट याचिका संज्ञान में नहीं ली गई है। अगर हम इसको देखें कि संज्ञान में क्यों नहीं ली गई है, हमारे पास दो महत्वपूर्ण कारण है। जहाँ पे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे हमें सीधे जाना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि एक हिरार्की फॉर्म होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ केसेस हैं तो हमें हिरार्की मेंटेन करनी जरूरी है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये हो जाता है कि कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि अगर आपको जनता ने नहीं चुना है तो आप एक रिलीफ मांगने के लिए कोर्ट का प्रयोग नहीं कर सकते जी। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो ये बन जाता है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आपको स्कीम से कोई भी दिक्कत थी तो आपको पहले कोर्ट में आ जाना चाहिए था, ना कि इलेक्शन हारने के बाद। और कोर्ट हम अगर देखें तो यहाँ पे ना एक चीज जो महत्वपूर्ण चीज बन जाती है कि अगर आप ऐसे केसेस को हाई कोर्ट में दर्ज ना करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो टाइम है बहुत वेस्ट होता है। धन्यवाद मैम जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ को कम करने के फैसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस तरह की कटौती से मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि यह मामला मेडिकल शिक्षा के मानकों से जुड़ा है और यह तय करना महत्वपूर्ण है कि क्या इन मानकों से समझौता किया जा रहा है। पीठ ने कहा, हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस तरह की विधि क्यों अपनाई गई। ये सभी नियमित डॉक्टर हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि पीजी सीटों के लिए उम्मीदवार डॉक्टर हैं और सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने तर्क दिया कि पीजी एडमिशन में अंकों में छूट नहीं दी जा सकती है, सिवाय असाधारण मामलों में, और वह भी असीमित हद तक। याचिका में आरोप लगाया गया कि कट ऑफ में कटौती से योग्यता की अनदेखी होगी और इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। पूर्व विधायक अलका लांबा पर साल 2024 में जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के समर्थन में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने पूर्व विधायक अलका लांबा की याचिका खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा। दरअसल अलका लांबा पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर के उल्लंघन और सरकारी कर्मचारियों को
ड्यूटी करने से रोकने के आरोप है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश दे चुका है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अलका लांबा के खिलाफ प्रथम दृश्य मामला बनता है और उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह कहा कि वीडियो फुटेज में अलका लांबा को पुलिसकर्मियों को धक्का देते और बैरिकेड्स कूदते हुए देखा जा सकता है। यह मामला 29 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। स्टैंड अप कॉमिक कुणाल कामरा और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश जगतियानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सहयोग पोर्टल की वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। यह पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसके तहत एक्स, मेटा, यूट्यूब जैसे ऑनलाइन मंचों को सामग्री हटाने के आदेश दिए जाते हैं। याचिका में कहा गया है कि सहयोग पोर्टल सरकार को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ऑनलाइन सामग्री को एक तरफा तरीके से हटाने की शक्ति देता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए आवश्यक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि सहयोग पोर्टल और नियम 31D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधान के विरुद्ध है और ये इंटरनेट पर जानकारी के प्रवाह पर अनियंत्रित शक्ति प्रदान करता है। इस मामले में एक अन्य घटनाक्रम में एक्स कॉर्प ने भी सहयोग पोर्टल की वैधता को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने सितंबर 2025 में सहयोग पोर्टल की वैधता को बरकरार रखा था। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.